अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 3 के इस लेक्चर में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसकी स्टेटमेंट को अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो ये लॉ में बताता है कि जब तक किसी बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लगती है, कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगती है, कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स अगर ना लगे, तो ये लॉ में बताता है कि फिर जो बॉडी है वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेगी। यानी अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। याद रखिएगा, जब कोई बॉडी कर्व पाथ में मूव करती है या सर्कुलर मोशन में मूव करती है, या आप कह लो कि जब उसकी डायरेक्शन बदल रही होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही होती है, तो उसका मतलब है उस पर नेट फोर्स लग रही है। क्योंकि जो डायरेक्शन का बदलना है ना, डायरेक्शन के बदलने के पीछे भी नेट फोर्स होती है। तो जब तक कोई नेट फोर्स नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, डायरेक्शन नहीं चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है। इसलिए ये पूरी बात मिलकर एक बात बनती है कि जब तक नेट फोर्स नहीं होगी, बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी, या फिर अगर वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में तो अपनी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखेगी। लेकिन अगर एक्सटर्नल नेट फोर्स लग जाती है तो अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो मोशन में चली जाएगी, अगर उसकी मोशन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो वो कर्व पाथ फॉलो कर सकती है। तो ये इफ़ेक्ट है किसका? नेट फोर्स का। लेकिन जब नेट फोर्स नहीं होगी तो ये इफ़ेक्ट नहीं होगा, रेस्ट पे बॉडी रेस्ट पे रहेगी और यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन वो अपनी इस मोशन को कंटिन्यू रखेगी। एक्सप्लेनेशन में भी हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स, कि जब नेट फोर्स लगती है किसी बॉडी पे तो उस नेट फोर्स का इम्पैक्ट ये होता है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। लेकिन जब तक नेट फोर्स ज़ीरो है तो वेलोसिटी के अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है वो ज़ीरो रहेगा। अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट के ऊपर है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो क्योंकि वो रेस्ट पे है तो वो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो ही रहेगी और वो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। लेकिन अगर वो बॉडी मूव कर रही है, उसकी कोई वेलोसिटी की वैल्यू है, तो वो जो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू है वो उस वैल्यू को कंटिन्यू करेगी, यानी उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। और जब उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगती तब तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है तो ज़ीरो रहेगी, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर नेट फोर्स लग जाए तो फिर उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, अगर वो ज़ीरो है तो उसकी कोई वेलोसिटी आ जाएगी, अगर वो पहले कांस्टेंट है तो फिर वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन जब तक नेट फोर्स ज़ीरो है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैथमेटिकली अगर इस लॉ की बात की जाए तो नेट फोर्स जब ज़ीरो होगी तो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो होगा। हम ये नहीं कह सकते कि जब नेट फोर्स ज़ीरो है तो वेलोसिटी ज़ीरो है, ये नहीं कह सकते। नेट फोर्स ज़ीरो है तो वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकती है और वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है। इसलिए जब आप लफ्ज़ों को चुनेंगे तो एहतियात आपने बरतनी है, आपने कहना है कि जब नेट फोर्स ज़ीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है। और एक्सेलरेशन आपको पता है कब प्रोड्यूस होता है? जब वेलोसिटी में चेंज आए। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो रहेगा। तीसरी हेडिंग जो है वो यहाँ पे हम इनर्शिया की लेंगे, क्योंकि ये जो लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये इनर्शिया के साथ एसोसिएटेड है। तो पहले हम जान लेते हैं इनर्शिया क्या है, फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया के साथ हम जोड़ेंगे। स्टूडेंट्स, एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करता है एक्सेलरेशन को, तो उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं इनर्शिया का। और भी मुख्तलिफ अल्फाज हैं जिनको लेकर हम ये इनर्शिया को डिफ़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी एक स्टेट ऑफ मोशन तो मौजूद होती है। वो स्टेट ऑफ मोशन जो है वो रेस्ट पे भी हो सकती है, यानी वो स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट भी हो सकता है, या फिर वो हो सकता है कि वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मौजूद हो। जब हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मौजूद है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि जो लाइन है वो स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन जब उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगेगी तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाएगी, तो उस बॉडी ने इस चीज़ को रेजिस्ट करना है, इसकी मुखालफत करनी है। अगर हम उस पर
नेट फोर्स लगाएं और उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना चाहें तो हर ऑब्जेक्ट जो है उसको रेजिस्ट करेगा, उसकी मुखालफत करेगा। ऑब्जेक्ट चाहता है कि वो क्या करे, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही रहे। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज को रेजिस्ट करता है, इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया का नाम देते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाती है तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आने का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया तो इसका मतलब है कि अब वो जो पहली वाली सूरत हाल थी, कंडीशन थी, वो मेंटेन नहीं रही है। तो उसने अपनी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज को रेजिस्ट करना है। दूसरे लफ्ज़ों में उसने अपनी स्टेट ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन को नहीं आने देना, एक्सेलरेशन को ज़ीरो रहने देना है, एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस नहीं होने देना। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस ना होने दे, हम नेट फोर्स लगाकर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहें लेकिन वो उसको रेजिस्ट करे तो स्टूडेंट्स उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया का नाम देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल टेंडेंसी है जिसकी वजह से वो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। ऑफ कोर्स वो मोशन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है इन स्ट्रेट लाइन। मैं इस चीज़ को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। इनर्शिया उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज को रेजिस्ट करती है, उसकी मुखालफत करती है। दूसरे लफ्ज़ों में कोई बॉडी अपने अंदर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस नहीं होने देना चाहती, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो रखना चाहती है और इसलिए वो बॉडी जब हम उस पर नेट फोर्स लगा के उसमें चेंज लाना चाहें तो वो बॉडी रेजिस्ट करेगी और ये जो रेजिस्ट करने वाली प्रॉपर्टी है इसको इनर्शिया बोलेंगे। और जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं क्योंकि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो भी तो हमें यही कहता है कि बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। पर इनर्शिया भी तो हमें यही बताता है ना कि जो बॉडी है वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को मेंटेन रखना चाहती है या यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखना चाहती है। तो असल में दोनों बातें तो फिर एक ही हो गई, इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब जब हम किसी बॉडी का इनर्शिया मेजर करना चाहते हैं, उसको क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमें उस इनर्शिया को मेजर करने के लिए उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का मैस मेजर करना होता है। जो इनर्शिया है स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के। जितना मैस ज़्यादा होगा उतना इनर्शिया जो है वो ज़्यादा होगा। यही वजह है कि जो मैसिव बॉडीज़ हैं, जो ट्रक है या ट्रेन है, उसको आप अगर धक्का लगा के मूव करना चाहें तो आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन एक साइकिल है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसको आप अगर पुश करके धक्का लगा के मूव करना चाहें तो उसकी मोशन के अंदर चेंज लाना आपके लिए आसान होता है क्योंकि जो मैसिव ऑब्जेक्ट है उसका मैस ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा तो उसमें चेंज लाना मुश्किल। जिसका मैस कम है, उसका इनर्शिया कम, उसके अंदर चेंज लाना जो है वो आसान है। तो ये हम लिख सकते हैं कि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के। मैस ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा और अगर इनर्शिया ज़्यादा है तो इसलिए हमें ग्रेटर नेट फोर्स की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे आपके सामने एक ट्रक को और आप ट्रक को जो है वो वेलोसिटी देना चाहें, लाइक 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देना चाहें धक्का लगा के, आप अकेले तो आपके लिए बहुत मुश्किल काम है, आपको बहुत ज़्यादा नेट फोर्स की ज़रूरत है। लेकिन आपके सामने अगर एक साइकिल जो है वो पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स और उस साइकिल के ऊपर आप जो है वो उस साइकिल को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देना चाहें नेट फोर्स लगा के तो ये आपके लिए काफ़ी आसान है। तो जहाँ मैस ज़्यादा वहाँ इनर्शिया ज़्यादा, वहाँ चेंज लाने के लिए बहुत ज़्यादा नेट फोर्स चाहिए। जहाँ मैस कम वहाँ इनर्शिया कम और वहाँ चेंज लाने के लिए ज़्यादा नेट फोर्स नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स ये जो हम कह रहे हैं कि चेंज लाने के लिए ये चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी हो सकता है, ये चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर ट्रेन खड़ी हो और उसका कान पकड़ के आप उसकी डायरेक्शन बदलना चाहें तो आप नहीं कर सकते, लेकिन एक साइकिल खड़ा है और उसको आप एक तरफ से पकड़ के उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो जो चेंज है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रेफर करेगा। इसके बाद है स्टूडेंट्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इसमें भी उसी तरह हम ऑर्गेनाइज करेंगे कंटेंट को। पहले इसकी स्टेटमेंट,
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि जब नेट फोर्स नहीं हो तो क्या उसका नतीजा निकलता है, और न्यूटन सेकंड लॉ में बताता है कि जब नेट फोर्स एक्ट करे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। और ये जो लॉ है इसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी ही है कि जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट करे तो उसका नतीजा एक्सेलरेशन की सूरत में निकलता है। नेट फोर्स उस बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करेगी और वेलोसिटी में चेंज आने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जितनी ज़्यादा नेट फोर्स लगेगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर अगर मैस को बीच में लाएं तो स्टूडेंट्स जो एक्सेलरेशन है वो बॉडी के मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगेगी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा बताता है कि वो एक्सेलरेशन फोर्स के नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वो एक्सेलरेशन उसी बॉडी के मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना चाहें थोड़ी देर में उसको हम देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ कि अगर नेट फोर्स लगेगी तो स्टूडेंट्स उससे क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर आ रहा है चेंज। और ये जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स, ये एक्सेलरेशन उस नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसी बॉडी के मैस के स्टूडेंट्स ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहला हिस्सा हमें बताता है नेट फोर्स लगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। दूसरा हिस्सा हमें स्टेटमेंट का बताता है कि जो एक्सेलरेशन है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसमें आप कंसिडर करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है, उसके ऊपर नेट फोर्स F जो है वो लगी, उस बॉडी ने मूव किया स्ट्रेट लाइन में और उसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हुआ। तो जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसकी स्टेटमेंट को हम सामने रखें तो ये जो एक्सेलरेशन है उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये एक्सेलरेशन उस बॉडी का जो मैस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब थोड़ा इस तरह से आप देख लो कि बच्चे, आप फर्ज कर लो 10 न्यूटन की फोर्स लगाते हो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो 10 ग्राम्स है, और आप 10 न्यूटन की ही फोर्स लगाते हो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मैस जो है वो 10 केजी है। तो कहाँ 10 ग्राम्स और कहाँ 10 केजी, नो, जो फोर्स आपने लगाई वो बराबर है। अब आप देखो जो हल्का ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर जो आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है वो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस करेगी, लेकिन जो आपने 10 न्यूटन की फोर्स एक मैसिव ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई है, 10 केजी के ऊपर लगाई है, वो उसमें बहुत थोड़ा सा पहले के मुकाबले में काफ़ी कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो हम कहते हैं कि जब हमने बराबर फोर्स लगाई दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर तो जो हल्का ऑब्जेक्ट था उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ और जो भारी ऑब्जेक्ट था उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है नेट फोर्स के नतीजे में वो मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वो जितनी फोर्स लगाते जाएंगे उतना वो एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट्स, अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम कंबाइन करते हैं तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स चूँकि न्यूमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में रहेगा, मैस चूँकि डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलते हैं। उसके लिए हमें राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो a इज इक्वल टू के इंटू एफ बाई एम। यहाँ हम k को एक तरफ करके उसकी वैल्यू निकालते हैं और फिर उसको पुट करते हैं, उस वैल्यू को k की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहले k को एक तरफ कर लें, m दूसरी तरफ ले जाके a से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो m a हो जाएगा, और f जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो f आ गया नीचे। तो k इज इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाई एफ। अब आप क्या करो कि एस आई यूनिट जो है ना वो पुट करो। तो मैस का एस आई यूनिट जो है वो केजी होता है, तो चलें 1 kg हम ले लेते हैं। देन एक्सेलरेशन का एस आई यूनिट जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 1 ले लेंगे। और फोर्स जो है उसका एस आई यूनिट जो है वो 1 न्यूटन है, या न्यूटन है, तो 1 में हम पुट करेंगे। न्यूटन को अगर हम ओपन फॉर्म में पुट करें तो आप जानते हैं ना न्यूटन जो है वो किसके इक्वल होता है, एक न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैं न्यूटन को ओपन फॉर्म में यहाँ पे पुट करता हूँ, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखो
मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, केजी से कैंसिल हो जाएगा, तो जो के है उसका एसआई यूनिट्स के अंदर जो आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। इसलिए यहाँ पे हमने बात लिखी कि जो कांस्टेंट है यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का के एसआई यूनिट में उसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो हम एसआई यूनिट में के की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करते हैं। 1 हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से 1 हट गया, तो या आप कह लो मल्टीप्लाई कर लिया एफ़ के साथ, तो एफ़ इंटू 1 एफ़ आ गया। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास a इज़ इक्वल टू एफ़ बाई एम है, यहाँ से m को दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो f इज़ इक्वल टू एम ए। ये स्टूडेंट्स न्यूटन सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। तो इस तरह से इस मैथमेटिकल फॉर्म को इस्तेमाल करके हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं। अगर मैस और एक्सेलरेशन मालूम हो, ये मैस और नेट फोर्स हो तो एक्सेलरेशन मालूम किया जा सकता है। ये न्यूटन सेकंड लॉ बहुत जगहों पे बहुत दफ़ा इस्तेमाल होगा, तो इसको आप याद रखिएगा, इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है। स्टूडेंट्स, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होगी जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी, यानी नेट फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। अब आते हैं हम जो थर्ड लॉ है न्यूटन का, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और यहाँ पे भी हमारी पहली जो हेडिंग है वो स्टेटमेंट की होगी, और ये बहुत मशहूर लॉ है, बल्कि सबसे ज़्यादा आसान और सबसे मशहूर जो लॉ है वो यही है न्यूटन का, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो है वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर उतनी ही फोर्स एक्सर्ट करेगा, लेकिन ज़ाहिर है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर एक्शन एक्सर्ट करती है, तो जो सेकंड बॉडी है वो पहले बॉडी के ऊपर रिएक्शन एक्सर्ट करेगी। एक्शन और रिएक्शन इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, या फोर्स के सेंस में आप कह सकते हो कि जो एक्शन की फोर्स है वो रिएक्शन की फोर्स के इक्वल होगी, या रिएक्शन की फोर्स एक्शन की फोर्स के इक्वल होगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन जो है वो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की अपोजिट होगी। इसके लिए हम दूसरी हेडिंग एक्सप्लेनेशन की लेंगे स्टूडेंट्स, और एक्सप्लेनेशन में हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉडीज़ हैं ए और बी। एक फोर्स है, बॉडी ए लगाती है बॉडी बी के ऊपर। इस फोर्स को अगर हम एक्शन कहें तो इसको हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, एफ के नीचे जो ए एरो टू बी है, इसका मतलब है कि फोर्स लगी, ए ने लगाई, बॉडी ए ने वो फोर्स लगाई बॉडी बी के ऊपर। अब बॉडी बी जो है वो रिवर्स में अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन की फोर्स, उतनी ही रिएक्शन की फोर्स लगाएगी। तो बॉडी बी जो है उसने अब रिएक्शन की फोर्स एक्सर्ट करनी है बॉडी ए के ऊपर, और इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं एफ, और नीचे बी डायरेक्टेड टू ए, यानी ये रिएक्शन की फोर्स है जो बॉडी बी ने बॉडी ए के ऊपर जो है वो लगाई या एक्सर्ट की। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ की स्टेटमेंट हमें बताती है कि एक्शन और रिएक्शन बराबर है, तो ये दोनों फोर्सेस बराबर होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्शन जो है वो इनकी अपोजिट रहेगी। तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मैथमेटिकली हमने ये बताना हो कि दो चीज़ें अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो राइट हैंड साइड पे हम माइनस का साइन लगा देते हैं। माइनस का साइन हमें बताता है कि जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एक्शन की फोर्स है वो ए से बी की तरफ थी, और जो रिएक्शन की फोर्स है वो बी से ए की तरफ थी। दोनों फोर्सेस इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव साइन शो करता है कि जो रिएक्शन की फोर्स है वो एक्शन की फोर्स के बिल्कुल अपोजिट है। अगर इसमें एग्जाम्पल देखें तो स्टूडेंट्स, अगर आप एक फुटबॉल को किक करते हो तो आपका जो पाँव है वो एक फोर्स एफ ए बी एक्सर्ट करेगा फुटबॉल के ऊपर, और उस रिएक्शन के नतीजे में फुटबॉल जो है वो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा एफ बी ए आपके पाँव के ऊपर, जिसको आप महसूस कर सकते हो कि आपके पाँव के ऊपर कोई प्रेसिंग हुई है। जैसे ही आप फुटबॉल को हिट करोगे, या फुटबॉल को छोड़ो, दीवार को ज़रा हल्का सा जो है वो पाँव लगा के देख लो, ठोकर लगा के देख लो, तो आपको पता चलेगा कि दीवार जो है वो रिएक्शन की फोर्स लगाएगी आपके पाँव पे। हो सकता है आपने एक्शन ज़्यादा किए हो, तो रिएक्शन में आपको पाँव के अंदर जो है वो पेन का
जो है वो सामना करना पड़ सके। एनीवे स्टूडेंट्स, यही चीज़ अब आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं जो ऊपर लफ्ज़ों में है कि पाँव से, फुट से जो फोर्स लगी है फुटबॉल पे वो ए से बी की तरफ थी, उसकी डायरेक्शन ये है, उसको ग्रीन से शो किया गया। और जो फुटबॉल है वो रिवर्स डायरेक्शन लगाएगा, रिएक्शन लगाएगा, उस रिएक्शन को यहाँ रेड से शो किया गया है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट बट इक्वल, ये पाँव के ऊपर लग रही है। तो अगर आप देख सकते हो तो दोनों जो एरोज़ हैं, दोनों एरोज़ की लेंथ बराबर है। हमने बताना हो कि दो जो वेक्टर्स हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो कैसे शो करते हैं, उनकी लेंथ जो है वो हम बराबर रखते हैं, क्योंकि एक वेक्टर की जो लेंथ है उसमें जो लाइन की लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रही होती है। तो दो वेक्टर्स जो हैं अगर उनकी लेंथ सेम है तो इसका मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अगर उनकी एरोज जो है वो अपोजिट हैं तो उसका मतलब है मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए, जो रेड एरो है और जो ग्रीन एरो है दोनों की लेंथ बराबर मींस मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन उनका जो एरो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, मींस दोनों फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो पहली जो फोर्स है एक्शन की फोर्स वो ए से बी के ऊपर है, ए ऑन बी, और रिएक्शन की फोर्स जो है वो बी ऑन ए, अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। आई होप के ये लेक्चर जो न्यूटन लॉ से रिलेटेड है, लॉज ऑफ मोशन, ये आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।